हम पढ़ रहे थे उपसर्ग। उपसर्ग में हमने संस्कृत के उपसर्ग पढ़े, तो संस्कृत के उपसर्गों में अब हम अगला उपसर्ग से शुरू करते हैं, आ से। आ उपसर्ग, जैसे कि मैंने बताया था कि हर एक उपसर्ग का एक अर्थ होता है, तो यहाँ पर आ उपसर्ग का अर्थ क्या है? तक, पूर्ण या कमी। यानी आ जहाँ पर आता है यानी शब्द के साथ क्या जुड़ेगा? तक, पूर्ण या कमी। यानी वो पूर्ण होता है या तक शब्द आता है या फिर कमी के लिए भी आ सकता है। तो जैसे आमरण शब्द है, आमरण शब्द किससे बना है? आ उपसर्ग से, यानी मरण में आ लग गया, तो इसका अर्थ क्या हो गया? इसका परिवर्तित अर्थ मरने तक या मृत्यु तक। तो यहाँ पर इसका अर्थ हो गया मृत्यु तक। ठीक है, ऐसे ही आजीवन, आजीवन में यानी जीवन शब्द है, जीवन शब्द में यदि आ लगा दिया तो अर्थ क्या होता है? जीवन पर्यंत या जीवन तक, यानी जब तक जीवन है। ऐसे ही आकृति, कोई भी कृति के आ लगा दिया तो वो क्या हो गई? पूर्ण कृति, यानी कृति कैसी हो गई? पूर्ण। इसलिए आ लगने से कृति को क्या हो गया? यानी पूर्ण रूप से कोई कृति है, पूर्ण रूप से कोई चित्र है, पूर्ण रूप से कोई निर्मित चित्र है, तो आकृति हम उसे ही बोलते ना। जैसे मान लो त्रिकोण की आकृति है, चतुर्भुज की आकृति है, तो ये क्या होती है? आकृति। यानी पूरा जो कृति है उसको हम कहते हैं आकृति। ठीक है, तो आ लगने से ये आकृति शब्द बनेगा। ऐसे ही आचरण, जैसे चरण, यानी आप कोई कार्य करते हो, किसी तरह के चल रहे हो, चरण का मतलब चल रहे हो, और आचरण यानी एक अच्छे तरीके से, ठीक है, पूर्णता के साथ, पूर्ण नियमों के साथ चलते हो, तो वो हो जाता है आचरण। ठीक है, अगला उपसर्ग है उद उपसर्ग। उद का मतलब क्या होता है? ऊंचा, श्रेष्ठ या ऊपर। यानी कि जहां पर उद शब्द आएगा वहां पर या तो ऊंचे के लिए या श्रेष्ठ के लिए या ऊपर, यानी किसी शब्द में अगर उद जुड़ जाता है, किसी मूल शब्द में यदि उद जुड़ जाता है तो क्या बनेगा? उस शब्द के साथ जुड़ जाएगा ऊंचा, श्रेष्ठ या ऊपर। जैसे उज्ज्वल, जैसे हमने संधि सीखी थी तो क्या सीखा था? उद प्लस उज्ज्वल। ठीक है, तो यहाँ पर इसका तोड़ेंगे तो क्या बनता है? उज्ज्वल की संधि। जैसे हम संधि पढ़ चुके थे ना, इसलिए पहले ही संधि पढ़ा दी थी कि आपको ये समझ में आ जाए कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। ऐसे देखने पे तो नहीं लग रहा ना, लेकिन आपको इसीलिए हम कहते हैं कि भाई संधि का भी ज्ञान होना चाहिए। जब हिंदी में शब्द निर्माण पढ़ते हैं तो सब एक साथ चलते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, क्योंकि शब्दों का ज्ञान, शब्द प्रविधि निर्माण या शब्द निर्माण विधि में हमें शब्दों का ज्ञान होना भी जरूरी है कि कौन सा शब्द मूल शब्द है, कौन सा शब्द उसके साथ जुड़ के क्या बनता है। तो उज्ज्वल शब्द दो शब्दों से मिला है, उद प्लस उज्ज्वल। तो यहाँ पर उद का मतलब है ऊंचा, यानी जो ऊपर हो, उच्च रूप से ज्वलित हो, तो वो क्या हो जाता है? उज्ज्वल। यानी उज्ज्वल यानी साफ। ठीक है, तो उज्ज्वल शब्द किससे बना? उज्ज्वल शब्द उद प्लस ज्वल से। ठीक है, ऐसे ही उद्गम, उद्गम शब्द उद प्लस गम, आगम यानी ऊंचा। ठीक है, ऐसे ही उच्चारण, उद प्लस चारण, मैंने बोला ऊंचा आचरण। ठीक है, उद प्लस आचरण। ठीक है, ऐसे ही उल्लास, उद प्लस लास। तो यहाँ पर जो उद है उसका मतलब क्या होता है? ऊंचा या श्रेष्ठ या ऊपर। ठीक है, अगला आता है उप उपसर्ग। ठीक, उप उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? उप किसके लिए होता है? किसी की निकटता के रूप में या सहायक के रूप में। उप जब आप लगाते हो तो क्या हो जाता है? उसका सहायक होना या उसके निकट होना। जैसे उपकार, उपकार क्या होता है? कार मतलब जो उपकार शब्द की बात कर रहे हैं हम, तो उपकार में कार के उप उपसर्ग लगने से उपकार बन गया। उपहार यानी कि किस हार के निकट या उपहार में सहायक, तो ये क्या हो गया? उपहार शब्द बन गया। उपेक्षा, उप प्लस ईक्षा मिलके उपेक्षा। उपमा, तो इन सब में क्या शब्द है? उप उपसर्ग लग रहा है। ठीक है, ऐसे ही कु जो शब्द कु का अर्थ क्या होता है? कु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? बुरा या हीन, यानी हीन यानी नीचा। ठीक है, जो सही नहीं होता है तो वो क्या होता है? हीन भी। तो जैसे कु उपसर्ग से बनने वाले शब्द क्या है? कुकृत्य, कुरूप, कुसंगति, कुख्याति। यानी कु यानी बुरा, यानी बुरा कृत्य, बुरा रूप, बुरी संगति, बुरी ख्याति। तो यहाँ पर इन सब का अर्थ क्या हो गया? कु का कुकृत्य, कुरूप, कुसंगति और कुख्याति में यानी बुरा साथ में जुड़ गया,
तो यहाँ पर शब्द ऐसे बदल गए, यानी शब्द का अर्थ परिवर्तित हो गया। जैसे हम एक बार मैंने देखा था कि जैसे कुलीन शब्द, अब कुलीन शब्द को आप देखो, कई बार पूछा जाता है कुलीन में उपसर्ग है क्या, तो कुलीन में है क्या उपसर्ग? नहीं है। क्यों? क्योंकि लीन के साथ कु जुड़ने से कोई शब्द मतलब अर्थ नहीं निकल रहा है, यानी कोई शब्द का अर्थ निकलना चाहिए, मैंने बताया था। तो यहाँ पर कुलीन, तो यानी लीन में कु जोड़ोगे तो बुरा लीन नहीं होगा, यानी इसका अर्थ यहाँ पर नहीं आएगा। तो जहां पर अर्थ नहीं आता है वो क्या होता है? उपसर्ग नहीं होता है। अगला उपसर्ग है तद। तद का अर्थ होता है उसके जैसा, जैसे तत्काल। इसमें भी मैंने बताया कि जैसे संधि आनी चाहिए, जब भी हम इसका बता सकते हैं कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर तद प्लस काल, तद प्लस पर, तद प्लस अपि, तद प्लस अनुसार, यानी उसके जैसा, उसके जैसा काल, उसके अनुसार। तो ये सब क्या हो गया? तद उपसर्ग हो गया। यहाँ पर अगला उपसर्ग है दुर। दुर का मतलब क्या होता है? बुरा, दुष्ट या हीन। ठीक है, तो जहाँ पर दुर का मतलब क्या है? बुरा। तो जैसे दुराचार, दुर से क्या बना? दुराचार। दुर प्लस आचार यानी बुरा आचरण। दुर प्लस दशा, है ना, दुर्दशा का संधि विच्छेद करेंगे। तो अब यहाँ पे हमको क्या होता है? शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, बोल दिया पहले भी मैंने, ये शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। दुर्दशा यानी बुरी दशा, दुर्लभ जो मुश्किल से मिले, दुराज यानी दूर रहने वाला, ठीक है, या बुरा राज। दुराज का मतलब क्या होता है? बुरा राज। ठीक है, अगला उपसर्ग है नी। नी का अर्थ क्या होता है? अच्छी तरह या नीचे। दो अर्थ होते हैं नी के, अच्छी तरह या नीचे। तो जैसे निवास, निवास क्या होता है? अच्छा आवास। ठीक है, निमग्न किसी में डूबा हुआ या अच्छी तरह से उसमें मग्न। ठीक है, नियोजन अच्छा योजना बनाना, क्या होता है? नियोजन। निदान अच्छा उपचार होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? निदान। ठीक है, कारण ढूंढने को। ऐसे ही अगला उपसर्ग है निर। निर का अर्थ क्या होता है? बाहर, निषेध और रहित, यानी निर के तीन अर्थ होते हैं, बाहर, निषेध और रहित। निषेध और रहित एक जैसा, लेकिन निर का अर्थ होता है बाहर भी होता है, जैसे निर्भय। ठीक है, भय से रहित। निर प्लस भय, निरपराध। निर अपराध यानी जिसने अपराध नहीं किया हो, अपराध रहित। ऐसे निर्दोष यानी जिसका दोष नहीं हो। ऐसे अगला उपसर्ग है परा। तो परा का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। उल्टा या विपरीत एक ही बात है वैसे देखा जाए तो पराजय। पराजय का अर्थ क्या होता है? जय का उल्टा या विपरीत। जय आता है विजय और पराजय क्या होती है? हार। ठीक है, ऐसे ही पराजित, तो जो जिसे जीता नहीं जा सकता वो क्या होता है? जो पराजित यानी हारा हुआ ही होता है। ठीक है, ऐसे ही पराक्रम, तो इसमें भी क्या होता है? क्रम का उल्टा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? पराक्रम। अगला उपसर्ग है परि। परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर या आसपास, यानी किसी के चारों ओर या आसपास। तो जैसे शब्द परिष्कार, तो परिष्कार का मतलब क्या होता है? किसी चीज को और अच्छे से, उसे चारों ओर से अच्छे से साफ करना। तो यहाँ पर चारों ओर से हो गया। ठीक है, परिष्कार। ऐसे परीक्षा, ईक्षा यानी ईक्षा में परि शब्द जोड़ा जाता है। ईक्षा मतलब देखना और परीक्षा मतलब चारों ओर से देखना। चारों ओर से देखना मतलब कैसे? हमें चारों ओर से देखना होता है कि इसे क्या क्या आता है। ऐसे पर्यटक, परि प्लस अटक। अटक यानी होता है घूमने वाला और परि मतलब जो चारों ओर घूमे। तो जो चारों ओर घूमता है वो कौन होता है? पर्यटक। ऐसे ही अगला उपसर्ग है प्रय। प्रय का अर्थ क्या होता है? अधिक, ऊपर, आगे या यश। जहाँ प्रय लगता है वहां पर क्या अर्थ आने चाहिए? या तो उसके साथ आ जाएगा अधिक या ऊपर, कोई भी शब्द, मूल शब्द उसके साथ, तो आगे या कोई यश के लिए भी आ सकता है। जैसे प्रगति, प्रक्रिया, प्रवाह। ठीक है, गति के प्रय लगा दिया तो क्या अर्थ हो गया? अधिक और तेज गति से, है ना। प्रगति का मतलब क्या होता है? जिस जो तेज गति से हो, बहुत तेज गति से जो गति होती है या उन्नति होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रगति। ऐसे प्रक्रिया यानी जो अच्छी क्रिया है। ठीक है, और अधिक अच्छी क्रिया है तो वो क्या हो जाएगी? प्रक्रिया। प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से कोई कार्य करना, तो वो पूर्ण क्रिया करते हैं एक साथ, तो वो प्रक्रिया कहलाती है। ऐसे प्रवाह यानी तेजी से या आगे की ओर जब प्रवाह होता है या बहता है, वह मतलब होता है बहना, तो वो क्या कहलाता है?
प्रवाह कहलाता है। यानी कि जब भी हम उपसर्ग लगाते हैं तो उसमें अर्थ में कुछ परिवर्तन होता है, लेकिन अर्थ में परिवर्तन के साथ इन शब्दों के अर्थ भी कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं।